गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग सर। जल्दी से सभी लोग ज्वाइन हो जाइए, फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं ताकि सभी लोग जल्दी से ज्वाइन हो जाएं। जब तक सभी लोग आए तब तक हम बात करते हैं कि हम हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। अभी हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं हम लोग। हिस्ट्री का मीनिंग क्या होता है सब कुछ डिस्कस करेंगे हम लोग आज स्टार्टिंग से। फिर से एक बार हम हिस्ट्री को स्टार्ट से लेंगे। जो लोग लाइव क्लासेस नहीं ले पाएंगे उनके लिए रिकॉर्डेड क्लासेस ऐप पर अवेलेबल होंगी। दो मिनट और वेट करते हैं हम लोग। 2 मिनट और वेट करते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। सबसे पहले बात करते हैं कि हिस्ट्री होता क्या है। हिस्ट्री का मीनिंग होता है, हमारे ज्वाइन हो रहे हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं कि हिस्ट्री मीन्स स्टडी ऑफ इवेंट्स ऑफ पास्ट। हिस्ट्री का मतलब क्या होता है कि पास्ट में जो भी इवेंट्स हुई है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो ये हमारे सब्जेक्ट मैटर हिस्ट्री में हमने पढ़ना है। लेकिन क्या पास्ट की सभी इवेंट्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है? बिल्कुल नहीं। पास्ट की only those events which have some significance or importance or importance
only those events are important for us. ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं जो इवेंट्स कोई चेंज लेकर के आ रही है, इवेंट्स दैट bring some kind of change. ठीक है, इवेंट्स जो कुछ बदलाव लेकर के आती है, ठीक है, उन इवेंट्स को हम पढ़ेंगे। तो हर एक चीज को हम नहीं पढ़ेंगे, हम पार्टिकुलरली मान लीजिए किसी राजा के बारे में पढ़ रहे हैं, पास्ट में किसी भी राजा के बारे में पढ़ रहे हैं, किसी भी किंग के बारे में, तो उसके बारे में कुछ सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट चीजें या वो चीजें जो कोई चेंज लेकर के आई है इतिहास में, उन्हीं चीजों को हम पढ़ेंगे। सभी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं होंगी। लेट्स से फॉर एग्जांपल हिस्ट्री में अगर कोई राजा एक्स रहा है, तो एक्स राजा जो है वो वॉशरूम कितने बजे जाता था, ठीक है, शावर कब लेता था, एटसेट्रा। क्या ऐसी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है, इनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, और ना ही ये कोई हिस्ट्री में कोई चेंज लेकर के आई है। इसलिए ऐसी चीजों पे हमारा फोकस बिल्कुल नहीं रहेगा। तो हमारा फोकस रहेगा उन चीजों पे जो कोई इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस लेकर के आती हैं, या कोई चेंज जो इवेंट्स लेकर के आई है। ऐसी इवेंट्स पास्ट में क्या क्या हो सकती है, तो पास्ट में ये चीजें जो हम पढ़ेंगे हिस्ट्री में, तो हम पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि पास्ट में राजनीति कैसी थी। इकोनॉमी की बात करेंगे, पास्ट में इकोनॉमी कैसी थी। सोसाइटी की बात करेंगे, पास्ट में समाज कैसा था, ठीक है। इसके अलावा कल्चर की बात करेंगे, ट्रेडिशंस की बात करेंगे, आर्ट की बात करेंगे, ठीक है, एटसेट्रा। तो पास्ट में हिस्ट्री में हमने क्या क्या चीजें पढ़नी है, पॉलिटी पढ़नी है, इकोनॉमी पढ़नी है, ठीक है, आर्ट पढ़ेंगे, कल्चर पढ़ेंगे, सोसाइटी पढ़ेंगे। तो ये सब चीजें हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम हिस्ट्री सब्जेक्ट को अगर हम स्टार्ट करें, तो देखिए हिस्ट्री सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हुए हमें हिस्ट्री को डिवाइड करना होता है 4 कंपोनेंट्स में, ठीक है। यानी जब हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हम हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं 4 कंपोनेंट्स में। हिस्ट्री को 4 कंपोनेंट्स में हम डिवाइड करते हैं, और ये कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं देखिए। सबसे पहला कंपोनेंट जिसे हम एंशिएंट हिस्ट्री कहते हैं, सेकंड कंपोनेंट मेडिवल हिस्ट्री, थर्ड कंपोनेंट मॉडर्न हिस्ट्री, और फोर्थ कंपोनेंट है वर्ल्ड हिस्ट्री। क्योंकि आप केएस और आईएएस के एस्पायरेंट्स हैं, इसलिए आपको हिस्ट्री के ये चारों कंपोनेंट्स पढ़ने हैं, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न और वर्ल्ड। वरना लोअर एग्जाम्स के लिए वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी नहीं जाती है। जो भी जेके एसएसबी एग्जाम कंडक्ट कराती है उन एग्जाम्स में वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ी जाती है और ना ही पूछी जाती है एग्जाम्स में। एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न और वर्ल्ड कहाँ पे स्टार्ट होती हैं और कहाँ पे जाके खत्म होंगी, हमें इनमें क्या चीज पढ़नी है और क्या चीज नहीं, तो इसके बारे में अब हम अलग से एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न और वर्ल्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले ज्वाइन करा देते हैं, 2 लोग और ज्वाइन हो रहे हैं। तो देखिए हम बात करते हैं सबसे पहले कि एंशिएंट हिस्ट्री जो है वो कहां से स्टार्ट होगी और कहां तक रहेगी।
ठीक है, मॉडर्न कहाँ से स्टार्ट होगी, कहाँ तक होगी, तो इन चीजों को हम अलग से डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम हिस्ट्री के चारों कंपोनेंट्स, कौन सा कंपोनेंट कहाँ से स्टार्ट होगा और हमें उसमें क्या क्या चीज पढ़नी है। सबसे पहले कंपोनेंट की हम बात करते हैं जिसे हमने बोला है एंशिएंट। हिस्ट्री का सबसे पहला कंपोनेंट एंशिएंट। एंशिएंट वो वाला कंपोनेंट है हिस्ट्री का जो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पास्ट की बात करता है, जिसमें हम बहुत ज्यादा पास्ट में पीछे जाएंगे, वो आ जाएगा एंशिएंट हिस्ट्री। और एंशिएंट हिस्ट्री में हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे पढ़ना और कहाँ तक पढ़ेंगे। स्टार्टिंग हमेशा हमारी एंशिएंट में प्री हिस्ट्री से होगी। प्री हिस्ट्री ठीक है, और प्री हिस्ट्री से हम चलेंगे तो प्रोटो हिस्ट्री। आपको अलग से प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री क्या होती है ये बता दूंगा मैं, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, तो आपको चलना है ये 711 AD तक। ठीक है, तो इसमें देखिए प्री हिस्ट्री में आपको क्या जानना है। प्री हिस्ट्री वो वाली हिस्ट्री होती है जिस टाइम के हमारे पास में कोई रिकॉर्ड्स नहीं है। ठीक है, जिस टाइम की हिस्ट्री को हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, किन चीजों के आधार पर, किन चीजों के बेसिस पर, जिस तरह टूल्स, वेपन्स हो गए, ठीक है, और बाकी आर्कियोलॉजिकल रिमेन जिसमें पास्ट में जो भी इंसान पॉट्स वगैरह बर्तन यूज किया करता था, कॉइन्स यूज किया करता था, तो जो भी चीजें इंसान की लाइफ में थी वो सभी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, लेकिन उसका कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं होगा। प्री हिस्ट्री में कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं होगा। ठीक है, वहां से उस टाइम से जब इंसान का एवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, वहां से हम स्टार्ट करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री को। कहां से चलेंगे प्रोटो हिस्ट्री की तरफ। यहां से हम चलेंगे प्रोटो हिस्ट्री की तरफ। और प्रोटो हिस्ट्री जो है ये वो टाइम है जब इंसान ने पढ़ना लिखना सीख लिया था, लेकिन आर्ट ऑफ राइटिंग जो है उतना डेवलप नहीं हो पाया था। शोर आ रहा है, कासिम बोल रहे हैं। सर इनको बोलो म्यूट कहाँ करो, से आ रहा शोर है? आ रहा है बहुत। सर इनको मतलब मेरे म्यूट एंड करो से या तो नहीं इनको है। बोलो। बाकियों ने म्यूट नहीं रखा है, म्यूट रखिए अपनी तरफ से। सभी स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट है कि आप अपनी तरफ से म्यूट रखिए। जब बीच में मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछूंगा या आपको कोई डाउट होगा तब आप खुद को अनम्यूट कीजिएगा। ये रिंकू राजपूत अपना माइक म्यूट करो। ठीक है, देखिए प्रोटो हिस्ट्री वो वाला टाइम है जब इंसान ने पढ़ना लिखना तो सीख लिया, लेकिन आर्ट ऑफ राइटिंग जो है दैट वाज नॉट डेवलप्ड दैट मच, तो उतना ज्यादा डेवलप नहीं हुआ था। वो वाले टाइम को हम प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं। और ये हम कहाँ तक पढ़ेंगे एंशिएंट को, तो ये हम पढ़ेंगे 711 AD। तो 711 AD में ऐसी क्या इवेंट हुई थी जिसकी वजह से हम एंशिएंट को 711 AD तक पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट इस्लामिक अटैक दैट वाज सक्सेसफुल आल्सो। और ये अटैक किसने किया था? ये किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम ने 711 AD में पहला सक्सेसफुल इस्लामिक अटैक किया था इंडिया के ऊपर। इसलिए इंडिया में एंशिएंट हिस्ट्री को 711 AD तक, ठीक है, पढ़ा जाता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एंशिएंट हिस्ट्री जो है
इसमें मेनली हिंदू रूल रहा है, इसको हम कह सकते हैं कि यहाँ पर मेनली हिंदू रूल देखने को मिलेगा आपको। और मेडिवल में आपको मेनली मुस्लिम रूल देखने को मिलेगा इंडिया में। ठीक है, अगर 711 तक हम एंशंट पढ़ते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम मेडिवल को 711 से स्टार्ट करते हैं। अब आएगी मेडिवल हिस्ट्री। मेडिवल जो है ये 711 ईडी से, जहां से मोहम्मद बिन कासिम का अटैक होता है, यहां से स्टार्ट होगी। तो ये आगे चल करके खत्म कहां पे होगी इंडिया में मेडिवल हिस्ट्री? 1707 ईडी पर। अब 1707 ईडी में क्या हुआ था? यहाँ पर एक इवेंट हुई थी जिसे हम कहते हैं, यहाँ पर डेथ हुई थी औरंगजेब की। औरंगजेब was the last great मुगल रूलर। मुगल्स को हम दो पार्ट्स में पढ़ते हैं, एक है ग्रेट मुगल्स और एक है लेटर मुगल्स। ग्रेट मुगल्स वो वाले रूलर्स हैं जो काफी पावरफुल थे, और लेटर मुगल्स बहुत ही वीक हैं। तो ग्रेट मुगल्स में आखिरी यानी लास्ट मुगल रूलर औरंगजेब की डेथ होती है 1707 में। तो यहाँ तक हम मेडिवल को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर मेडिवल में हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ पर मेनली जो है वो है मुस्लिम रूल। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मेनली मुस्लिम रूल। ठीक है, तीसरा पार्ट जो है हिस्ट्री का वो 1707 से स्टार्ट होगा, यानी 1707 से स्टार्ट होगा। इस पार्ट का नाम है मॉडर्न हिस्ट्री। अब मॉडर्न जो है 1707 से स्टार्ट होगा और 1947 तक चलेगा। इसके अलावा इसमें आप पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी 1947 में हमें आजादी तो मिली थी, लेकिन 1947 के बाद में क्या घटनाएं हुई थी पोस्ट इंडिपेंडेंस भी हम इसी में पढ़ेंगे। 1707 का इंपॉर्टेंस मैंने बता दिया कि 1707 में औरंगजेब की डेथ हुई थी। यहीं पर मेडिवल के इंस्टीट्यूशन जो हैं वो खत्म हो जाएंगे। यहाँ से हम मॉडर्न को पढ़ेंगे और मॉडर्न में हम मेनली ब्रिटिश रूल पढ़ेंगे। मॉडर्न में हम मेनली ब्रिटिश रूल पढ़ेंगे। ठीक है, तो मॉडर्न में औरंगजेब की डेथ से लेकर के 1947 तक जब इंडिया आजाद हुआ था तब तक आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे। और अगर हम एंशंट, मेडिवल और मॉडर्न तीनों को मिला दें, इसे ही हम इंडियन हिस्ट्री भी कहते हैं। इन तीनों को मिलाने के बाद में हम कहते हैं इसे इंडियन हिस्ट्री, यानी एंशंट प्लस मेडिवल प्लस मॉडर्न इज इक्वल टू इंडियन हिस्ट्री। ये चीज याद रखना है कि एंशंट हिस्ट्री पढ़ेंगे आप, मेडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे और मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे। ये टोटल आपको इंडियन हिस्ट्री के रूप में देखने को मिलेगी कि ये है इंडियन हिस्ट्री। लेकिन चौथा जो हिस्ट्री का पिलर है जिसे हम वर्ल्ड हिस्ट्री कहते हैं, इसमें आपको इंडियन हिस्ट्री नहीं पढ़नी है, इसमें आपको वर्ल्ड की हिस्ट्री पढ़नी है, यानी पूरी दुनिया की। और पूरी दुनिया का भी फोकस रहेगा मॉडर्न के ऊपर, यानी मॉडर्न वर्ल्ड को पढ़ेंगे आप। जिस वर्ल्ड हिस्ट्री में आप कुछ इवेंट्स, जिस तरह से मैं आपको बता दूं, आप पढ़ेंगे जिस तरह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है, सेकंड वर्ल्ड वॉर, इस तरह की इवेंट्स को आप पढ़ेंगे जो पूरी दुनिया में हुई है। ठीक है, कोल्ड वॉर, ठीक है, इस तरह की इवेंट्स को आप पढ़ेंगे। तो ये हिस्ट्री के चार पिलर्स हैं, एंशंट, मेडिवल, मॉडर्न और वर्ल्ड, जिसमें तीन को मैंने कहा कि तीन फर्स्ट थ्री जो है उनको मिलाने के बाद में आपको इंडियन हिस्ट्री मिलेगी और मॉडर्न हिस्ट्री को आपको अलग से समझना है। यानी
इसका इंडिया के साथ में कोई लिंकेज नहीं देखने को मिलेगा। एंशिएंट का मेडिवल के साथ में कुछ लिंकेज देखने को मिलेगा क्योंकि ये इंडिया में हुआ है। एंशिएंट में जो घटनाएं, मेडिवल में भी इंडिया में वही घटनाएं हुई है और मॉडर्न में इंडिया में वही घटनाएं हुई है। तो ये इंडिया के पर्सपेक्टिव में आपने चीजों को पढ़ना है। वहीं पर वर्ल्ड में आपको पूरी दुनिया के पर्सपेक्टिव में चीजों को पढ़ना है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्या समझ पा रहे हैं आप? यस सर। थैंक यू। मुजाफर अहमद यस सर बोल रहे हैं। कासिर यस सर, थैंक यू। मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा है जो हम आज हिस्ट्री को हमने स्टार्ट किया है, तो किस तरह से ये इवेंट्स को हमने स्टार्ट किया है। और स्लोली एंड स्लोली मैं आपको बेसिक से सारे कॉन्सेप्ट समझा करके बेसिक टू एडवांस लेकर के जाऊंगा, लेकिन फोकस हमारा हमेशा बेसिक चीजों पर रहेगा क्योंकि बेसिक चीजें आप समझेंगे तभी एडवांस की चीजें आपको समझ में आएंगी। अब हम और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आपको बुक्स के बारे में पता होना चाहिए कि कौन कौन सी बुक्स से आपने पढ़ना है हिस्ट्री को। बुक लिस्ट की अब मैं बात करता हूं, किन चीजों के ऊपर आपको रिलाई रहना है हिस्ट्री के लिए। देखिए यहाँ पर जो कोचिंग आपको प्रोवाइड की जाएगी, कोचिंग इंटीग्रेटेड होगी। इंटीग्रेटेड का मतलब ये है कि ये प्रीलिम्स प्लस मेंस के लिए आपको कोचिंग यहाँ पर दी जाएगी, और अगर किसी को जरूरत हुई तो इंटरव्यू गाइडेंस भी दी जाएगी यहाँ पर आपको। तो ये इंटीग्रेटेड कोचिंग रहेगी यहाँ पर। और यहाँ पर अगर हम बुक लिस्ट की बात करें कि आपको कौन कौन सी किताबें पढ़नी है, तो देखिए जिन लोगों का हिस्ट्री बैकग्राउंड रहा है कि मान लीजिए किसी इंसान ने आप में से 11th 12th में हिस्ट्री पढ़ी है या ग्रेजुएशन में हिस्ट्री पढ़ी है, ठीक है, या आप में से किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है हिस्ट्री में, तो हर एक इंसान के लिए अलग से चीजों को अप्रोच करना है। उस तरह की एक स्ट्रेटेजी आपको बताएंगे। अब देखिए हमें ये मान के चलना है कि आप लोग जो है, आप लोगों ने कभी हिस्ट्री पढ़ी नहीं है इस तरह से। ऐसा नहीं मैं समझ के चलूंगा कि मैं पोस्ट ग्रेजुएट्स को पढ़ा रहा हूँ या ग्रेजुएशन में हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ या 11th 12th। तो हिस्ट्री में आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि मेरे हिसाब से अगर आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी भी होगी अपनी जगह पर, किसी ने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन या 11th 12th, लेकिन मैं ये मान के चलूंगा कि आपने नहीं पढ़ी है कभी भी और आपका सब्जेक्ट ही नहीं रहा है, तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझाने की कोशिश करूंगा, चाहे आपने ये सब्जेक्ट रखा है पहले या नहीं रखा है। फिर भी अगर हम बुक लिस्ट की अगर बात करें तो बुक लिस्ट में आपको एनसीईआरटी पे फोकस करना है। एनसीईआरटी में आपको क्लास 11th एंड 12th में, क्लास 11th और 12th की एनसीईआरटी में आपको सब कुछ मिल जाएगा, जहां पर आपको एंशिएंट हिस्ट्री की अलग एनसीईआरटी मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा मेडिवल की अलग से एनसीईआरटी मिलेगी। इसी तरह से आपको मॉडर्न अलग से एनसीईआरटी पढ़नी है, इसके लिए भी
इसके लिए भी आपको एनसीईआरटी पे ही जाना है और वर्ल्ड के लिए भी आपको एनसीईआरटी ही पढ़नी है। इसके अलावा आपको यहाँ पर क्लास में जो नोट्स लिखाए जाएंगे, बनवाए जाएंगे क्लास नोट्स, वो आपके लिए फर्स्ट प्रेफरेंस रहने चाहिए। क्लास नोट्स प्लस एनसीईआरटीज, वो भी 11th एंड 12th। कोई इंसान अगर इससे ज्यादा डिटेल में जाने की कोशिश करना चाहता है तो वो 6th से लेकर के 12th तक की एनसीईआरटीज पढ़ सकता है। लेकिन चूंकि आप कोचिंग ले रहे हो तो फिर कोचिंग में आपको कोई फायदा नहीं है कि मतलब अगर आपको 6th से लेकर के 12th तक खुद ही पढ़ना पड़े। ठीक है, हमारी तरफ से ये रहेगा आपको कि 11th 12th की एनसीईआरटीज तो आपको पढ़नी पड़ेगी, लेकिन इसके अलावा के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं, ना केवल 11th और 12th के बल्कि इससे नीचे के कॉन्सेप्ट जो होंगे वो सभी यहाँ पर कोचिंग में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। कॉन्सेप्ट्स आपको समझाए जाएंगे बहुत बेहतर तरीके से। लेकिन फिर भी कोई इच्छुक इंसान, क्यूरियस इंसान रहेगा जो ज्यादा डेप्थ से पढ़ना चाहता है, ज्यादा बेसिक से पढ़ना चाहता है, वो 6th से 12th तक की एनसीईआरटीज को कवर कर सकता है। और क्लास नोट्स आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी रहनी चाहिए मेरे हिसाब से। क्लास में जो भी आप नोट्स बना रहे हैं, दैट शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी, ये बात याद रखिएगा। इसके बाद में जो एनसीईआरटीज आप पढ़ेंगे वहां से आपकी प्रिपरेशन इस तरह से जानी चाहिए। तो ये आपकी बुक लिस्ट रहेगी। इन सब में कोई पार्टिकुलर बुक्स जिसमें सब कवर हो जाए नहीं। इसमें देखिए कासिर, कोई एक पार्टिकुलर बुक नहीं है जिसमें आपको सब कुछ कवर हो जाएगा। मतलब आपको अलग से पढ़नी पड़ेगी। एंशिएंट के लिए आपको अलग से एनसीईआरटी मिलेगी, मेडिवल के लिए अलग से एनसीईआरटी मिलेगी, मॉडर्न के लिए अलग से मिलेगी और वर्ल्ड के लिए अलग से मिलेगी। जिस तरह एंशिएंट के लिए आर.एस. शर्मा की एनसीईआरटी होती है, आर.एस. शर्मा की होती है। मेडिवल के लिए एनसीईआरटी मिलती है सतीश चंद्रा की। ठीक है, मॉडर्न के लिए एनसीईआरटी मिलती है बिपिन चंद्रा की। ठीक है, और वर्ल्ड के लिए अर्जुन देव। तो आपको भी वहां पर बहुत ज्यादा कोशिश रहना है जब बुक खरीदने जाएंगे। एंशिएंट के लिए आर.एस. शर्मा की आप किताब ढूंढने जाएंगे तो आर.एस. शर्मा की स्टैंडर्ड बुक नहीं खरीदनी है, एनसीईआरटी ही खरीदनी है। आपको हमेशा ये याद रखना है। सतीश चंद्रा की स्टैंडर्ड बुक नहीं खरीदनी है, सतीश चंद्रा की एनसीईआरटी और बिपिन चंद्रा की एनसीईआरटी खरीदनी है। इस बात का ध्यान रखना है जब भी आप बुक खरीदने के लिए बुक स्टोर में जाएंगे। ठीक है, अब हम और आगे बढ़ते हैं। ठीक है कासिर, अब हम आगे बढ़ते हैं और आज जहां से हम हिस्ट्री को स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है मॉडर्न हिस्ट्री, क्योंकि ये ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसमें बोर होने का कोई चांस नहीं है। मॉडर्न हिस्ट्री है ये। यहां से हम आज हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री से, मॉडर्न हिस्ट्री की वेटेज बहुत ज्यादा रहती है। मॉडर्न में वेटेज बहुत ज्यादा रहता है। सबसे ज्यादा वेटेज मॉडर्न का, यानी मॉडर्न से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस हमेशा रहते हैं, क्योंकि सोर्सेज जो होते हैं ऑथेंटिक होते हैं और आज के हिसाब से रेलिवेंस भी बहुत ज्यादा होता है मॉडर्न हिस्ट्री का। इसलिए मॉडर्न से ही हम स्टार्ट भी करेंगे। सबसे ज्यादा टाइम भी हम मॉडर्न हिस्ट्री को ही देंगे, क्योंकि इससे आपको ना केवल प्रीलिम्स में बल्कि मेंस में भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मॉडर्न हिस्ट्री से हम स्टार्ट करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री में जो हम सबसे पहला टॉपिक लेकर के चलेंगे
वो है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस यानी यूरोप से डिफरेंट पावर्स इंडिया में आती हैं, उनका यहाँ पर आगमन कब और कैसे होता है, और यहाँ पर इंडिया में आकर के क्या चीज वो करती हैं। ठीक है, तो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस में डिफरेंट यूरोपियन पावर्स जो है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले एक ओवरव्यू आपको दे दूं कि डिफरेंट यूरोपियन पावर्स जो इंडिया में आई हैं वो कौन कौन सी है। सबसे पहले जो यूरोप की पावर इंडिया में आई है वो है पुर्तगाल। पुर्तगाल जो है ये 1498 से इंडिया में एक्टिव रही है। सेकंड यूरोपियन पावर जो इंडिया में आई है वो है डच। इन्हें हम नीदरलैंड्स के नाम से जानते हैं या हॉलैंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये 1605 में यहाँ पर एक्टिव देखने को मिलेगी इंडिया में। तीसरी पावर आपको देखने को मिलेगी यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, या जिसे हम ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं। ये पावर देखने को मिलेगी आपको लगभग 1609 से। ये पावर भी आपको इंडिया में एक्टिव देखने को मिलेगी। नेक्स्ट पावर जो होगी वो है डेनमार्क। इनके लोगों को हम डेन्स कहते हैं, और ये भी लगभग 1616 से यहाँ पर एक्टिव देखने को मिलेंगे। आखिरी पावर जो है वो है फ्रांस, जिनके लोगों को हम फ्रेंच कहते हैं, और ये 1664 से आपको इंडिया में एक्टिव देखने को मिलेंगे। तो ये डिफरेंट पावर्स जो है डिफरेंट टाइम स्पेन में इंडिया में आती है, और इंडिया में आकर के किस तरह से खुद को इस्टेब्लिश करने की कोशिश करती हैं, ये सब हम पढ़ेंगे। और हम बात करेंगे कि इवेंचुअली कौन सी पावर इनमें से टेक ओवर करेगी आगे और रूल करेगी इंडिया के ऊपर। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले पुर्तगाल के बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि सबसे पहले यही वो लोग हैं जो इंडिया में आए थे और इन्होंने ही इंडिया में आकर के अपना एम्पायर बनाने की कोशिश की। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमें पूरे वर्ल्ड का एक सिनेरियो देखना है कि इस टाइम पे पूरी दुनिया में क्या चल रहा था और दुनिया में क्या बदलाव आ रहे थे, इंडिया में क्या चल रहा था। ठीक है, और यूरोप में क्या हो रहा था, ये सब चीजें हम देखेंगे। उसके लिए हमें एक डायग्राम बनानी है। तो ये हम यहाँ पर इंडिया की डायग्राम बना रहे हैं। ये आ गया अफ्रीका इंडिया के बाद में। यहाँ पर आपको यूरोप देखने को मिलेगा, और यहाँ पर आपको एशिया देखने को मिलेगा। एशिया में ही यहाँ पर आपको इंडिया देखने को मिलेगा। ये अफ्रीका है और ये यूरोप। ठीक है, आप देखिए पास्ट में क्या हुआ करता था और किस तरह से इंडिया और यूरोप के ट्रेड रिलेशंस रहे हैं और क्यों रहे हैं, उसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो अफ्रीका में कहीं पर इस तरह से आपको इक्वेटर लाइन पास होते हुए दिखेगी, और इक्वेटर से आप जितने ऊपर
जितने हायर लैटिट्यूड पर जाएंगे उतनी ही ज्यादा आपको कोल्ड क्लाइमेट देखने को मिलेगा। यूरोप का जो क्लाइमेट रहता है वो काफी कोल्ड रहता है, और इन हायर लैटिट्यूड्स पर लोगों को खुद को वार्म रखने के लिए स्पाइसेस की जरूरत पड़ती है, जो स्पाइसेस वो कंज्यूम करेंगे और उनके बॉडी में वो गर्मी रहे, और वो स्पाइसेस को वो इस्तेमाल करते हैं मीट में, और इसके अलावा प्रिजर्वेटिव्स के रूप में वो स्पाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। और ये स्पाइसेस यूरोप के लोगों को एंशिएंट टाइम से इंडिया से मिलते रहे हैं। तो ये स्पाइसेस के लिए यूरोप हमेशा इंडिया के ऊपर डिपेंड रहा है, और इंडिया का ट्रेड जो है यूरोप के साथ में इसी तरह का पास्ट में रहा है कि यूरोप यहाँ से स्पाइसेस लेगा इंडिया से, और बदले में इंडिया को क्या देगा, इंडिया में एक्सचेंज में वो यहाँ पर अपना गोल्ड जो है वो देगा। यानी उस टाइम पर कोई डेफिनेट करेंसी नहीं हुआ करती थी। उस टाइम पर बदले में बुलियन के बारे में आपने सुना होगा, अगर एक्सचेंज मोड में, यहाँ पर बुलियन का मतलब होता है गोल्ड एंड सिल्वर। तो गोल्ड एंड सिल्वर दिया करते थे, वो बदले में यहाँ से मसाले लिया करते थे, स्पाइसेस लिया करते थे, प्रीशियस मेटल्स लिया करते थे, सिल्क लिया करते थे इंडिया से, बहुत सारी चीजें लिया करते थे, प्रीशियस यानी कीमती स्टोन्स यहाँ से लिया करते थे। ठीक है, सिल्क भी लिया करते थे यहाँ से, कॉटन भी लिया करते थे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें से आपको स्पाइसेस देखने को मिलेगी, और ये स्पाइसेस के लिए एंशिएंट से वो डिपेंड रहे हैं, और बदले में वो क्या दिया करते थे, गोल्ड दिया करते थे। और एंशिएंट में जो रोमन एम्पायर है उसके साथ में इंडिया का जो ट्रेड है वो काफी प्रचलित रहा है। ठीक है, अब देखिए इंडिया के साथ में जो यूरोप का ट्रेड है उसमें आपको देखने को मिलेगा कि इंडिया के पास में बहुत ज्यादा गोल्ड एकमुलेट हो जाता है एक टाइम में, और इंडिया को इसी वजह से गोल्डन स्पैरो यानी सोने की चिड़िया भी कहा जाता है, क्योंकि यूरोप के साथ ट्रेड करते करते इंडिया के पास में बहुत ज्यादा गोल्ड आ जाता है। क्योंकि इंडिया यहाँ से अगर सिल्क देता था, स्पाइसेस देता था, कॉटन देता था, तो बदले में उसको गोल्ड मिलता था, और गोल्ड बहुत ज्यादा हो गया था इंडिया में, इसलिए इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि किस तरह से आगे चल करके सर्कमस्टांसेस रहे हैं। अगर हम मेडिवल की हम बात करें तो ये बीच वाला एरिया जो है एशिया का पार्ट, ये वाला जहां पे मैं अंडरलाइन करने जा रहा हूं, तो यहाँ पर एक एम्पायर बनता है जिसका नाम है ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर, तो ये एम्पायर जो है ये एक इस्लामिक एम्पायर है। अभी देखिए हमारे पास में 40 मिनट होने वाले हैं इस क्लास को, तो ये क्लास जो है जल्दी डिस्कनेक्ट हो जाएगी। उसके बाद में सभी लोग वापस से मेरा वेट करेंगे, मैं दोबारा से आपको रिज्वाइन करा दूंगा। तो कोई भी इंसान अपना इंटरेस्ट लूज नहीं करेगा कि क्लास छोड़ करके मैं चला गया हूँ। क्लास 2 घंटे की रहेगी आज, तो बराबर से इंटरेस्ट बना करके रखना है अपने को क्लास में। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर ऑटोमन एम्पायर जो है ये इस्लामिक एम्पायर है, और ऑटोमन एम्पायर का जो हेड है, जो रूलर है, उसे खलीफा कहा जाता है, जो कि डिसेंडेंट है प्रॉफेट मोहम्मद का।